हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो आपका एग्जाम है 24 फरवरी को, पहला पेपर आपका फिलॉसफी का। ओके, और जो फिलॉसफी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपको करा रहे हैं उसमें 30 क्वेश्चंस करा चुके हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से और 40 तक 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आइए समझते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बेसिक शिक्षा कहिए, वर्धा शिक्षा योजना कहिए, आधारभूत शिक्षा योजना कहिए। ये क्या है कि ये जो शिक्षा है किसने दी है? गांधी जी ने दी है। ओके, बेसिक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? गांधी जी ने। बेसिक शिक्षा निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों पर विकसित की गई है। कौन कौन से? नंबर 1 तो शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत पर यहाँ पे जोर दिया गया है। क्या है कि गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, कि जो शिक्षा है मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन करना है, उसका शोषण करना है। ये कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर हिंसा है, किसी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा जरूर दो और निःशुल्क दो। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था शिक्षा को आत्मनिर्भर अथवा सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। गांधी जी के सामने सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था और उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन भी नहीं थे। अतः उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर भी बल दिया और उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का खर्च निकल पाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इससे क्या होगा कि बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, स्किल्स उनके अंदर डेवलप होंगी और उससे क्या होगा, स्कूल का भी खर्च निकलेगा। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत, ये क्या कहता है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे। ठीक है, और उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर ही रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, बाकी अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बना देते थे। तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत क्या कहता है कि उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण तथा घरेलू और क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित करके उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत, इसमें क्या कहा गया कि जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि जो बालक है वो मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में बेहतर सीखता है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है, उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सिद्धांत भी स्वीकार किया गया। शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत, शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। पहला, बच्चों को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे। दूसरा, बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। तीसरा, वे सबका उदय करना चाहते थे। चौथा, वे शिक्षा को गांव के जीवन से जोड़ना चाहते थे। पांचवा, वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का खर्च भी निकालना चाहते थे। तो ये हम समझ रहे थे कि जो बेसिक शिक्षा है उसके क्या सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? बेसिक शिक्षा का अर्थ है बच्चों को आधारभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करना, उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। हम फास्ट और यानी कि फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, समय हमारे पास भी कम है। देखिए,
इसके लिए बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किया गया है। नंबर 1 तो शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए बालक का क्या होना चाहिए, शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। गांधी जी इस तथ्य से अवगत थे कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया और उसके अनुकूल शिक्षा की पाठचर्या का निर्माण करने पर भी बल दिया। सर्वोदय समाज की स्थापना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होना ही चाहिए। परंतु गांधी जी का सामाजिक विकास से एक विशिष्ट अर्थ था। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सब एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनेंगे, सबका उदय हो जाएगा। सांस्कृतिक विकास की अगर बात की जाए तो उस काल में उच्च वर्ग के भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते जा रहे थे। तब गांधी जी ने बड़े बलपूर्वक लिखा था कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। जिस दिन अपनी संस्कृति पर जिसे शर्म आने लगेगी उस दिन वो संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बेसिक शिक्षा का विधान किया था। चारित्रिक एवं नैतिक विकास, गांधी जी चरित्र बल के महत्व को जानते थे। उनके साथियों ने ही शिक्षा के द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण पर बल दिया। ये बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। आध्यात्मिक विकास करना बेसिक शिक्षा का उद्देश्य। गांधी जी ने अपने शब्दों में शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तब स्पष्ट है कि गांधी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते थे। वे सर्वधर्म समभाव द्वारा इसकी प्राप्ति पर बल भी देते थे। तो यहाँ तक हमने समझा कि बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। ओके, फटाफट से कवर कर लेते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने बेसिक शिक्षा के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, ये बताना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। देखिए बेसिक शिक्षा के गुण क्या है। नंबर 1 तो आत्मनिर्भर योजना। दूसरा, मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। वास्तविक यानी कि सर्वांगीण में आपका चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, चारित्रिक हो, नैतिक हो, मानसिक हो, भावात्मक हो, संवेगात्मक, हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। वास्तविक जीवन की तैयारी पर बल दिया गया है। भारतीयों के लिए आधारभूत पाठचर्या होनी चाहिए, वर्ग भेद की समाप्ति की गई है। शारीरिक और मानसिक श्रम के अंतर की भी समाप्ति है। यहाँ पे क्रिया प्रधान शिक्षण विधि यानी कि इसमें एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें एक्टिविटी को मुख्य स्थान दिया गया है। समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण है तथा शिक्षा का माध्यम यहाँ पे मातृभाषा है। बेसिक शिक्षा के दोष, अपूर्ण योजना, उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव है, नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है, हस्तकौशलों पर अत्यधिक बल दिया गया है, कच्चे माल की बर्बादी है, समय और शक्ति का भी अपव्यय हो रहा है, शिक्षण विधि अस्वाभाविक है, श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव है और धार्मिक शिक्षा का भी यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। तो ये जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा है उसके गुण भी समझ लिए, दोष भी समझ लिए। अगला क्वेश्चन कहता है जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर एक निबंध लिखिए। देखिए हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें उतना आपके लिए बेहतर है। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और नोट्स की फ़ीस जो अब तक 300 रुपीज़ थी वो अब घट करके मात्र 200 रह गई है। आप नोट्स ले सकते हैं, चारों पेपर का कंप्लीट कंटेंट आपको दिया जाता है। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार क्या हैं? वास्तव में कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार उनके दार्शनिक विचारों के ही प्रतिबिंब हैं। अपने स्वयं के अनुभवों के द्वारा ही दार्शनिक विचारों को प्रतिपादित किया गया था और इन्हीं का अवतरण है शैक्षिक विचार भी। उनका मानना था कि यदि इन विचारों का भागी बालकों को बनाया जाए और इसी के अनुरूप शिक्षित किया जाए तो वास्तव में एक नवीन संस्कृति और नवीन विश्व का निर्माण हो सकता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का अर्थ निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। एक तो शिक्षा का अर्थ आत्मबोध ग्रहण करना अर्थात स्वयं को समझना है। दूसरा शिक्षा का अर्थ है अधिगम की कला। इन्होंने बताया कि शिक्षा का अर्थ है धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना ही शिक्षा है।
और इन्होंने बताया कि शिक्षा का अर्थ है जीवन के अर्थ को उसकी समग्रता में समझना। शिक्षा का अर्थ कार्य क्षमता का विस्तार करना भी इन्होंने बताया। ये कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ हो गया। कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या है, देखिए। अच्छा, ये जो सृजनात्मकता का विकास है, ये हम कहीं भी शिक्षा का उद्देश्य लिख सकते हैं, ये कॉमन है, ओके। और कृष्णमूर्ति ने तो इस पर जोर दिया ही है। सृजनात्मकता का विकास, कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का उद्देश्य सृजनात्मकता विकास से लगाया है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालक के अंदर क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हो। सृजनात्मकता से इसका अर्थ शरीर, मन और आत्मा तीनों की सृजनशीलता से है। इनके द्वारा बालकों पर किसी अन्य के विचारों को लादना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने निर्णय करने और कार्य करने के मुक्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। यहाँ पे कृष्णमूर्ति का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई व्यवसाय तो करना ही होता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य किसी न किसी व्यवसाय के लिए निपुणता प्रदान करना होना चाहिए। संवेदनशीलता का विकास, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को संवेदनशील बनाना है। इसके अनुसार बालकों में प्रकृति और मानव मात्र के प्रति प्रेम को स्थापित करना ही सही संवेदनशीलता है। वास्तविक चरित्र का निर्माण करना, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है। समस्त शिक्षा शास्त्रियों की भांति कृष्णमूर्ति भी यही मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के चरित्र का निर्माण करना है। उन्होंने चरित्रवान का अर्थ असत्य को त्याग करके सत्य को अपनाने से लगाया है। शारीरिक विकास की अगर बात की जाए, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना परम आवश्यक है। अतः बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जब बालक शारीरिक विकारों से स्वतंत्र होगा, तभी वो प्रतिक्षण हमेशा नई वस्तुओं को अनुसंधान करने का प्रयास भी करेगा। मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का उद्देश्य बालक को दिए जाने वाले विभिन्न ज्ञान के साथ साथ उसके मन को परंपराओं के बोझ से स्वतंत्र करना भी समझा, जिससे वो आविष्कार करने, खोज करने और शोध करने में समर्थ हो सके। तो ये जो क्वेश्चन था ये हम पढ़ रहे थे जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग, जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार क्या हैं, इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ क्या है और इनके अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूसो की निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना क्या है, यानी कि रूसो ने जो निषेधात्मक शिक्षा दी है उसका कॉन्सेप्ट समझाना है, उदाहरण सहित समझाना है, अथवा नकारात्मक शिक्षा के कॉन्सेप्ट की विवेचना कीजिए। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। बाल्यकाल में नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण के लिए रूसो निषेधात्मक शिक्षा का समर्थक है। वो कहता है, मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने के पूर्व ज्ञान ग्रहण करने वाले अंगों को मजबूत बनाती है। ये कहते हैं कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने से पहले जो ज्ञान ग्रहण करने वाले अंग हैं उनको मजबूत बनाती है। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य सुस्ती का समय नहीं, वरन उसके बिल्कुल विपरीत है। ये किसी प्रकार के सद्गुण प्रदान नहीं करती, वरन भूलों से बालकों को बचाती है, गलतियों से बचाती है। वह बालक को सत्य की ओर ले जाने के लिए उस समय प्रेरित करती है जबकि बालक इसे समझ लेने की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तथा गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा तब देती है जब बालक अच्छाई बुराई को पहचानने एवं उसके प्रति प्रेम अथवा घृणा की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। ओके, अतः रूसो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा हमेशा निषेधात्मक होनी चाहिए। जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो शुरुआती शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए? रूसो के अकॉर्डिंग वो निषेधात्मक होनी चाहिए। रूसो का कहना है कि बालक सदैव सक्रिय, ताकि उसके हाथ, पैर, कान, आँखें आदि अंग मजबूत हो जाए, क्योंकि इन्हीं की सहायता से बालक अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात यही बालक के प्रथम शिक्षक हैं। निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का विशेष महत्व है। नंबर 1 तो पुस्तकीय शिक्षा का विरोध इसमें किया गया है। रूसो ने बालकों के लिए पुस्तकों को अहितकर बताया है। वो कहता है पुस्तकें बालक और वस्तुओं के बीच में व्यवधान डालती हैं, व्यवधान उत्पन्न करती हैं और उसे अनुभवों के द्वारा सीखने नहीं देती।
है ना। जो पुस्तकें हैं वो बालक और जो वस्तु है सामने उसके बीच व्यवधान डाल रही हैं, वो अनुभव के माध्यम से सीखने में बाधा डालती हैं। उसके अनुसार बालक स्वभावतः खेल और ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही सीख लेगा। इस प्रकार वह पुस्तकीय ज्ञान को बालकों के लिए भार के समान, बोझ के समान मानता है। आदतों का बहिष्कार, बालक को किसी भी प्रकार की आदत का दास नहीं होने देना चाहिए। वो कहता है कि कोई भी आदत न डालना ही उसकी एकमात्र आदत होगी। शिक्षक की आवश्यकता की अगर बात करें, रूसो को बालक के नैसर्गिक विकास में शिक्षक का हस्तक्षेप करना सही नहीं लगता था। शिक्षक के प्रति रूसो का कथन है, अपने शिष्य को शाब्दिक पाठ न पढ़ा करके उसके यथासंभव क्रिया के द्वारा शिक्षा दीजिए। जब क्रिया के द्वारा शिक्षण प्रायः असंभव हो, पॉसिबल ना हो, तभी आप शब्दों का सहारा लीजिए। रूसो बालक को शिक्षक के लिए एक पुस्तक मानता है। प्रचलित मान्यताओं का विरोध करने पर जोर दिया गया है। रूसो ने कहा कि शिक्षा में जितनी प्रचलित रूढ़ियां हैं उनके विपरीत काम करो, तभी तुम सदा ठीक कार्य पर चल पाओगे। प्रत्यक्ष नैतिक सिद्धांतों का अभाव है। रूसो बालकों को केवल एक ही उपदेश देते हैं कि किसी को कष्ट मत दो। इसके अतिरिक्त वह बालक को किसी प्रकार का उपदेश देने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि अनुकरणीय कार्यों के परिणाम ही उसे सही मार्ग दिखा सकेंगे। अर्थात यदि बालक आग में हाथ डालता है तो डालने दो, जलने पर वो जान जाएगा कि ये आग है, इसमें हाथ डालने पर कष्ट होता है, दुख होता है, भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार से जो शिक्षा प्राप्त होगी वो जीवन भर स्थायी रहेगी और लाभप्रद सिद्ध होगी, उससे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। इसलिए वो कहता है कि धर्म और नैतिकता का भार बालक पर मत डालो, अवसर आने पर वो उसे खुद सीख जाएगा। शारीरिक शिक्षा की अगर बात करें तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में निर्बाध शिक्षा का तात्पर्य यही है कि बालक स्वतंत्र रूप से खेले, विचारे, काम करे, सदा भोजन करे, साधारण कपड़े पहने। वह स्वास्थ्य संबंधी कृत्रिम उपचार का पक्षपाती नहीं है। वो चाहता है कि बालक को खुली वायु में विचरण करने और ज्ञानेंद्रियों को विकसित होने का अवसर भी मिलना चाहिए। तो ये हम समझ रहे थे रूसो की निषेधात्मक शिक्षा को। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, इसको स्पष्ट कीजिए। शिक्षा क्या है? देखिए, शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, ये निश्चित करना बहुत कठिन है। प्रश्न उठता है कि शिक्षा को हम विज्ञान की श्रेणी में रखें या कला की श्रेणी में रखें, किस कैटेगरी में रखना चाहिए? इसमें क्या है कि कुछ शिक्षा शास्त्री शिक्षा को विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे कला के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। परंतु अधिकांश शिक्षा शास्त्री शिक्षा को न तो विशुद्ध विज्ञान मानते हैं, न ही विशुद्ध कला। इनके अनुसार शिक्षा विज्ञान अथवा कला दोनों ही है। सामान्यतः हम विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं, उनमें समय, स्थान अथवा व्यक्तिभेद से कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज और तथ्यों का निरूपण करना है। इसमें नियम मजबूत, अटल और अपरिवर्तनशील होते हैं। ओके, यदि शिक्षा को देखा जाए तो इसके उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में भी नियमों का निर्धारण किया जाता है। नियम होते हैं और इन नियमों के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक विधियों का भी सहारा लिया जाता है। तो इसलिए हम शिक्षा को विज्ञान के अंतर्गत मान सकते हैं कि विज्ञान है ये। ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही तो कला है। कला का अर्थ व्यावहारिक कुशलता से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विज्ञान काम को सीखना है और कला कार्य को व्यवहार में लाना। संक्षेप में अगर बात करें तो कला का उद्देश्य विज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लागू करना है। उदाहरण के तौर पर समझें, एक डॉक्टर केवल औषधि शास्त्र को ही नहीं जानता, बल्कि एक मरीज को व्यवहार में लाने की कला भी तो जानता है ना। कला के नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। कलाकार स्वतंत्र होकर बिना किसी नियंत्रण के अपनी इच्छा के अनुसार रचना करता है। संगीत, काव्य, चित्रकारी, मूर्तिकला आदि को विशुद्ध कला कहा गया है। शिक्षा भी एक कला ही है, क्योंकि इसमें शिक्षक अपने विचारों और आदर्शों के अनुसार बालक के मानसिक पटल पर उसके मानसिक यानी कि मस्तिष्क पर कई प्रकार के विचारों को अंकित कर देता है।
तो इस तरीके से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विज्ञान कला दोनों का ही संयोजन है। शिक्षा विज्ञान के रूप में परिणामों की व्याख्या और विशेष प्रबंधकीय समस्याओं के निराकरण के लिए मार्ग यानी कि सिद्धांत उपलब्ध करवाता है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा कला के रूप में इच्छानुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए चतुराई और प्रयत्नों का कुशलतम प्रयोग भी है। अतः कला और विज्ञान एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हम ये समझ रहे थे कि शिक्षा विज्ञान है अथवा कला। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन के स्वरूप का वर्णन कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा दर्शन के स्वरूप का वर्णन कीजिए। शिक्षा दर्शन का स्वरूप समझते हैं। देखिएगा, शिक्षा और जीवन में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक हैं, वरन ये अभिन्न है यानी कि एक है। इसी प्रकार दर्शन और जीवन में कोई अंतर नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। शिक्षा में जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तब शिक्षा दर्शन का जन्म होता है। जब हम दर्शन के स्वरूप पर विचार करते हैं तो शिक्षा दर्शन दर्शन के विभिन्न विभागों में से एक विभाग माना जाता है। जब हम शिक्षा दर्शन पर विचार करते हैं तो हमको शिक्षा दर्शन शिक्षा की एक शाखा के रूप में देखने को मिलता है। दर्शन में मौलिक सिद्धांतों की खोज की जाती है। दर्शन में क्या किया जाता है? मौलिक सिद्धांतों की खोज की जाती है और उन सिद्धांतों को शिक्षा में बड़े व्यवहार भी किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार किस प्रकार होता है और होना चाहिए, यही बताया जाता है। दर्शन का वास्तविक कार्य है शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजना। इस युक्ति से संपूर्ण दर्शन ही शिक्षा दर्शन है। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शिक्षा दर्शन में बाहर से सिद्धांत बना करके लागू नहीं किए जा सकते। शिक्षा दर्शन में तो तत्कालीन सामाजिक जीवन की कठिनाइयों के प्रति उचित दृष्टिकोण बनाने की समस्या का स्पष्टीकरण होता है। अतः शिक्षा दर्शन को बाहरी सिद्धांतों का व्यवहारगत रूप नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार के डीवी के अनुसार दर्शन स्वयं ही शिक्षा का सिद्धांतीकरण है। ओके, तो ये हमने समझा कि शिक्षा दर्शन का स्वरूप क्या होता है। अगला क्वेश्चन, आज का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैन दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है जो समाज, कर्म, व्यवहार, व्यवसाय, जीवन आदि के विचार से व्यक्ति को स्वयं और समाज दोनों के लिए हितकारी बना देती है। जैन दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य मानव को व्यवहारिक जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार करना है। दूसरे शब्दों में जैन दर्शन पर आधारित शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में कैसे व्यवहार किया जाए ये सीखना और सिखाना है। जैन दर्शन में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ये 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन और 4 कषायों क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के परित्याग का उपदेश भी दिया गया है। यदि वर्तमान युग के शिक्षक और शिक्षार्थी इसका एक अंश मात्र ही अपनाएं तो शिक्षा जगत की आधी समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाएगा। सत जीवन की शिक्षा इस दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। जैन दर्शन कठोर अनुशासन में विश्वास करता है। जैन दर्शन व्यक्ति को जितेंद्रिय बनाने का भी प्रयास करता है और आत्म प्रेरित अनुशासन पर भी बल देता है। यदि कभी शिक्षा शास्त्री से कोई भूल हो जाए तो उसे प्रायश्चित करने का अवसर भी देना चाहिए। भाई, उससे भूल हुई है तो आप उसे प्रायश्चित करने का भी अवसर दीजिए। इससे स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन वास्तविक अनुशासन का पक्षधर है। परंतु शिक्षा और कला उद्योगों की शिक्षा हेतु विद्यालयों के संगठन के बारे में जैन दर्शन ने कुछ नहीं कहा। यानी कि यहाँ पे जैन दर्शन मौन है। इस संदर्भ में वे आज हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते, परंतु जो प्रासंगिक है वो अवश्य लेना चाहिए। जैन दर्शन एक धर्मनिरपेक्षवादी दर्शन है, अतः सिर्फ अपनी बात कहता है, दूसरों की आलोचना नहीं करता। इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य जीवन यानी कि एक अच्छा सत्य की राह पर चलने वाला जीवन की प्राप्ति है। उसी की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा तैयार किया गया है। वर्तमान भारत में उसका शैक्षिक चिंतन काफ़ी प्रासंगिक भी हो सकता है। ओके, तो ये आज का 8 नंबर क्वेश्चन जिसमें हमने जैन दर्शन को समझा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकृतिवाद के कौन कौन से रूप हैं, इसका वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो जो पेड विद्यार्थी होते हैं उनको पहले ही फॉरवर्ड किया जा चुका है। आप भी लेना चाहें तो आप भी नोट्स लेंगे तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मिल जाएगा। प्रकृतिवाद के कौन कौन से रूप हैं, देखिए समझिए। दार्शनिक सिद्धांतों की दृष्टि से प्रकृतिवाद के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। एक तो पदार्थवादी प्रकृतिवाद होता है। इसमें क्या है, ये सिद्धांत मानव क्रियाओं, व्यक्तिगत अनुभवों, संवेगों, अनुभूतियों आदि की भौतिक विज्ञान से व्याख्या करना चाहता है। ये भौतिक विज्ञान के द्वारा समस्त जगत की व्याख्या भी करना चाहता है। इसका शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष प्रभाव नहीं है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो यंत्रवादी प्रकृतिवाद का आशय प्रकृतिवाद के उस स्वरूप से है जो समस्त विश्व को एक ऐसे यंत्र के रूप में देखता है जो कि पदार्थ से बनता है। इसके अनुसार मनुष्य एक मशीन है जिसमें कुछ सरल क्रियाएं होती हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार किताबों से अर्जित किया गया ज्ञान शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा तो वो है जो प्रकृति की गोद से प्राप्त हुई हो, जो प्रकृति की गोद में बैठकर हम प्राप्त करते हैं। यही शिक्षा जीवन को सुखमय बनाती है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान को इसी विचारधारा ने जन्म दिया। प्रकृतिवाद के इस रूप ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव भी डाला है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है जैविक प्रकृतिवाद। ये विचारक मनुष्य की नैसर्गिक शक्तियों के नैसर्गिक विकास के पक्ष में है। ये मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम कर देना चाहते हैं और इसके लिए उसे अपने पर्यावरण के अनुसार बनाने पर भी बल देते हैं। शिक्षा व्यक्ति की बाहरी पर्यावरण के साथ समायोजन है, यानी कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर उसके साथ कैसे एडजस्ट होना, ये हमको शिक्षा सिखाती है। यहाँ पे जैविक प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो ये विचारक जो हैं जो जैविक प्रकृतिवाद की बात करते हैं मनुष्य की नैसर्गिक शक्तियों के नैसर्गिक विकास के पक्ष में। सॉरी, ये तो हो गया। यहाँ पे देखिए चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया में अस्तित्व के लिए संघर्ष और उपयुक्ततम की विषय के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना है। इसके अनुसार आत्मसंरक्षण ही प्राकृतिक जगत में सबसे बड़ा नियम है, अपनी आत्मा का संरक्षण करना। ओके, तो ये हम समझ रहे थे प्रकृतिवाद के सिद्धांत, प्रकृतिवाद के रूप, ठीक है, जिसमें 3 रूपों का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद पॉइंट आता है प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन क्या है? मूल्यांकन का मतलब होता है आपको गुण और दोष बताने हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स बताने हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ बतानी है। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद का सराहनीय योगदान रहा है, परंतु फिर भी इसका सैद्धांतिक मूल्यांकन अनिवार्य है। इसके लिए प्रयोजनवाद का गुण दोषों का उल्लेख करना आवश्यक है। गुण की बात की जाए तो यह सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा है, क्योंकि ये स्वतंत्रता, समानता आदि गुणों का विकास करती है। प्रयोजनवाद विचार की बजाय क्रिया को अधिक महत्व देता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक का व्यक्तित्व, उसकी आवश्यकताएं, उसके अनुभव शिक्षा प्रक्रिया की विषय वस्तु है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल नया रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के सहयोग से बालक को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, उसके व्यक्तित्व के विकास की सही शिक्षा समझी है। इन्होंने शिक्षा को जो योगदान दिया है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन प्रोजेक्ट पद्धति है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की बिल्कुल नई व्याख्या प्रस्तुत की है। ओके, ये हो गए इसके गुण। अगर दोष की सीमाओं की अगर बात की जाए तो जहाँ एक और प्रयोजनवाद में उपयुक्त वर्णित गुण हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य विभिन्न प्रणालियों के ही समान प्रयोजनवाद में भी कुछ दोष देखने को मिलते हैं। जैसे शाश्वत मूल्यों की यहाँ पे उपेक्षा की गई है शाश्वत मूल्यों की। प्रयोजनवाद किसी भी पूर्व निश्चित आदर्श अथवा चिरंतन मूल्यों को नहीं मानता और आध्यात्मिक जगत की उपेक्षा करता है। इसका अर्थ यह है कि उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने मूल्यों का सृजन करता है, अपनी वैल्यूज़, अपने आदर्श खुद क्रिएट करता है, जो उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। यह इस वाद की बहुत बड़ी कमी बताई गई है। दूसरा है शिक्षा के कोई जो है यहाँ पे
निश्चित उद्देश्य नहीं है। प्रयोजनवाद के अनुसार ये जगत और उसकी वस्तु में परिवर्तनशील है, अतः शिक्षा के उद्देश्य भी निर्माणावस्था में है, कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं है। इस रूप में ये वाद शिक्षा को ही निरुद्देश्य बना देता है। बालक अनुभव का केंद्र है। इसमें प्रयोजनवाद में बालक को अनुभव का केंद्र माना गया है, जिसका अर्थ है यह केवल सामाजिक है, उसका कोई आत्मिक या आध्यात्मिक पक्ष नहीं है। यह विचार भी काफ़ी भ्रामक है। सत्य को परिवर्तनशील मानना अनुचित है। प्रयोजनवादी सत्य को भी परिवर्तनशील मानते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। सत्य परिवर्तनशील नहीं है, बल्कि सत्य से संबंधित विचारों में परिवर्तन आता ही है। भूतकाल की उपेक्षा की गई है। इसमें प्रयोजनवादी विचारधारा अतीत की पूर्ण उपेक्षा करती है तथा वर्तमान एवं भविष्य को महत्वपूर्ण समझती है। किंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि अतीत का ज्ञान प्राप्त किए बिना वर्तमान को समझना पॉसिबल नहीं है, कठिन है। अतः अतीत की उपेक्षा करना इस विचारधारा की भारी भूल है ना। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद ने शिक्षा को अनेक नवीन विचार दिए हैं। इस कारण शिक्षा जगत में क्रांति प्रारंभ हो गई है और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ गया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हम समझ रहे थे प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय का संक्षिप्त वर्णन और शांति निकेतन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, और अगर पेड नोट्स अभी तक नहीं लिए तो अभी आपके पास समय है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं, ताकि आप सिर्फ इतना पढ़ के अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए आप में जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके और नोट्स ले सकते हैं। नोट्स की फीस चारों पेपर की अब मात्र 200 है, पहले 300 थी। ठीक है, और नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।